के लिए तोय किया है। नेहा 1979 से भी शुरू करते हुए आज तक ये काम कर रहा है और मैं आशा रखता हूं इसके जरिए नए पीढ़ी को हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिले और खुद को अतीत के बारे में कैसे अनुसंधान करके भविष्य की पीढ़ी को हम कुछ दे सकता है, उसे मैं डेफिनेटली हमारे नई पीढ़ी को एनकरेज कर रहा है इस काम के जरिए। मेरा समय बहुत कम है, 10 मिनट लेकिन आप लोग जानते हैं हम लोग आप लोग जैसे नहीं है, टू द पॉइंट, बहुत पढ़ के सब बातें जान के कम ही भाषा में, हम ही शब्द में, बहुत कम शब्द में बहुत सारे बातें विस्तार से बता सकते हैं। हम पॉलिटिशियन है, लेक्चर देना ही हमारा काम है और वो भी इंडियन पॉलिटिशियन हो ना हो लेकिन बोलते रहेंगे और इसीलिए विदिन 10 मिनट्स हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम हिस्ट्रिया से क्या आशा रखते हैं और अभी तो हमारा महसूस किया है, इसको बताना भी हमारे लिए इतने कम समय में बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता नहीं आप लोगों का नेक्स्ट सेशन क्या है, मुझे बताया नहीं दिया, शायद बहुत टाइम कौन है, इसीलिए वो इतना दूर दूर से आया है। 2 दिन 3 दिन ही आप लोग, 1 दिन तो चले जाने वाला है और सबसे कोई ये बेकार सेशन है, कोई काम का सेशन नहीं होता है इनॉग्रेल सेशन और आप लोग एक मकसद लेके आया है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मैं सोचता हूं ये ऐसे सेशन रखना ही नहीं चाहिए आप लोगों के सेशन में, इनॉग्रेल सेशन जहां पर आपके विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। हम लोग जो बोलेंगे बेकार का बातें बोलेंगे, जो मैं बोल रहा हूं अभी। तो हिस्ट्री बिना हम कुछ सीख नहीं सकता है और आगे के लिए भी हम कोई प्लान नहीं कर सकता है। तो इतिहास का सिर्फ साक्षी ही नहीं लेता है, हम लोग उससे ज्ञान भी लेता है और उसके बारे में चर्चा होना, अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। भारतीय लोग इतिहास में तो हम विश्व के बहुत पहले से ही है, लेकिन उसका सिर्फ रामायण और महाभारत, जिसको हम हिस्ट्री भी बोल नहीं सकता है, एपिक्स बोलता है, सिर्फ हमारे पास यही था। इसके बाद धर्म के नाम वेद पुराण से लेके कुछ ऐसे किताबें हैं जिन्होंने कोई शादी किया लिखा, वो भी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो ईश्वर के ऊपर विश्वास है, जिन देव देवियों को पूजा करता है, भगवान को जिस नाम से पूजा करता है, ये वहां पर इंक्लूड नहीं हुआ। कारण ये है वेद और पुराण को जिन लोगों ने लिखा वो लोग हिमालय पर्वतमाला के आमने सामने पहुंचा ही नहीं। जैसे आप लोगों ने शायद कभी भी बोडोलैंड में नहीं आया था, पहली बार बोडोलैंड में आया है और बोडोलैंड में आया है तो आप लोगों के लिखने में कम से कम एक और पेज बढ़ जाएगी होगी। बोडो के साथ साथ यहाँ की इतिहास, यहाँ की भाषा, कला, संस्कृति जो मिलेंगे अभी आप लोग इसको जिक्र करेंगे तो भी ये एक फुल फॉर्म में आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री बन सकता है। अदरवाइज 44 सेशन आप लोग कर रहा है लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कहीं ना कहीं के बारे में आप लोगों को भी पता नहीं है। तो ये है हमारे हालत। इसीलिए मैं आशा रखता हूं कि इस सेशन में यह ज्यादा जरूरी होना है कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में इतिहास से जिसको जिक्र किया है उसके सिवाय भी और कुछ किया है, इससे आगे भी और कुछ किया है, हमें वहां पर देखना है। क्या महाभारत पता नहीं वेदव्यास ने क्या लिखा था, बाद में इसको अध्ययन करने वाले, इसको सुनने वाले अपने मन से क्या क्या लिख लिया, वो भी सही नहीं है। इतना सब थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी लगता है महाभारत का भी जो जिक्र किया गया है, क्योंकि पहले तो पत्ता पे लिखते थे, बट पैर के सामरा में लिखते थे, लेकिन ये कितना साल रहा, इतना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स का हिस्ट्री ये मुंह से चलता रहा।
जो हमारी यहाँ पर एक ट्रेडिशन है, मुझे पता नहीं भारत के दूसरी जगह पर है कि नहीं, साधुए कथा, फोक टेल्स, और यहाँ का हिस्ट्री फोक टेल्स है। यहाँ लिख के कोई नहीं रखा, लेकिन एक पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी को फोक टेल्स के जरिए बताते 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 हजारों सालों का जो इतिहास है इसको जिंदा रखा है। इस इलाका के बारे में महाभारत में वेदव्यास ने जो जिक्र किया, इसके बाद किसी ने नहीं किया है। नौरथा को जो हिस्ट्री शादी नहीं करते हैं और हमारे जाना तो कितना मुश्किल है। तो ये सारी चीजों को फिर से हम लोग अध्ययन करने का जोर नहीं है। भारतीय नारी को लेकर हम गौरव करता है क्योंकि बहुत ही संस्कारी है और संस्कार देने वाली है। लेकिन आसाम के मोड़ू जो मूड़ा के बेटी थे, श्री कृष्ण जी ने जिनको भीम के बेटे हिडिंबा के बेटे घटोत्कच के साथ शादी की है, वो इतना संस्कारी थे, इसके बारे में हमने कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने अपने वीर पुत्र बलवारी को कैसे संस्कार दिया था। वो जो वरदान मिला 3 बार बोले वो किसी को भी ध्वंस कर सकता है, वापस उनका आ जाता है। तो ऐसे महावीर, लेकिन उनके मां मोरू भी जो आसाम से थे, उन्होंने क्या संस्कार दिया, बेटा तुम्हारे ये शक्ति कभी भी अपव्यवहार होना नहीं चाहिए। किसी भी कारण में कोई असहाय, कोई दुर्बल ऐसे लोगों के ऊपर तुम्हारा यह शक्ति प्रयोग होना नहीं चाहिए। कोई भी वीरों के साथ देकर कोई असहाय लोगों के ऊपर तुम इसको प्रयोग मत करो। सिर्फ तुम्हारी इस शक्ति को, इस बाण को तभी प्रयोग करना जब किसी के सहायता की जरूरत होती है। और बारबारिक ने बसन दिया माता आप जो बोला मैं इसको याद रखूंगा, मैं कभी भी इसको अपप्रयोग नहीं करेंगे। बारबारिक का कोई भी ऐसी इंसिडेंट नहीं है जो इसको लेकर कुछ काम किया है। इसका प्रयोग के बारे में हम इसको ही जानते हैं। कुरुक्षेत्र के जो युद्ध वार होने वाला था, उससे पहले श्री कृष्ण जी ने सोचा कि ये बारबारी ही एक बच्चा है जो इस युद्ध को 7 मिनट के अंदर, 2 मिनटों के अंदर ही वो डिसाइड कर देंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो पहले इसको मैनेज करना है। तो श्री कृष्ण जी ने जाके उनको थोड़ा सा भड़काया। भड़काना क्या बोलता है, थोड़ा उनको मतलब समझाने लगा खुद के साथ आके उसको ला सकता है। तो भाई इतना बड़ा लड़ाई होने जा रहा है, तुम इतना वीर है, तुमको पता ही नहीं। बारबारी ने कहा हाँ पता है। अच्छा पता है तो क्या तुम इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। तो तुम किसके साथ लेंगे? अरे इसको तो मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे माता को दिया है पसंद है। तो क्या है, मैंने माता को पसंद दिया। माता ने मुझे कहा था मेरे ये शक्ति, मेरे ये वस्त्र सिर्फ उसी समय व्यवहार करना जब किसी का जरूरत होते हैं। जो असहाय है, जो युद्ध में हारने वाला है, जो कोई दुर्बल है, उनके साथ होकर लड़ाई करना है। तो मैंने माता जी को पसंद दिया, मैं यही करूंगा। तो मैं इसलिए इस लड़ाई में किसके साथ होंगे वो तो लड़ाई में देखेंगे। तुम कैसा पता चलेंगे? अरे ये तो मेरा कुछ एक दिन का बात है। एक दिन जिस तरफ हारने वाला है उसी तरफ होकर मैं लड़ाई करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा अरे तुम ये देखो, पांडव में तुम्हारा सारे वंश परिवार है, तुम्हारे दादाजी है, तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारे सारे पांडवों हैं जो तुम्हारे आत्मीय स्वजन है। क्या कौरव अगर हारने वाला है तो उनके सरों पर तुम उनके ऊपर बांध सकते? उपाय नहीं है। मतलब माता को मैंने पसंद दिया है, इससे तुम्हें मतलब दूर नहीं हट सकता है, अवॉइड कर नहीं सकता है। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, वो नहीं माना क्योंकि उनकी संस्कारी मां ने उसको संस्कार दिया था और वो संस्कारी देता कभी भी मां के बात को टालना नहीं चाहता था।
तो बाद में श्री कृष्ण ने कहा जो हो गया सो हो गया भाई, लड़ाई में क्या होगा कोई पता नहीं, तुम किधर होगा मैं किधर होगा, लेकिन तुम्हारी वीरता के बारे में मैं सुन रहा हूं, तो अगर तुम मुझे दिखा सकते हैं तुम्हारी ये बात में कितना शक्ति है तो मुझे अच्छा लगता है। एक बार अगर देखने का मौका मिल जाए, क्या तुम दिखा सकती हो? जरूर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए मैं किसको टारगेट करना है। तो बोला वो पोए के पत्ता पिंपल ट्री का, उसको तुम सब थम्स अप करो, मैं देखता हूं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने बांध लिया, मार दिया, सबको खत्म कर गया, बांध चला गया, सबको खत्म करते करते आया। लेकिन श्री कृष्ण जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा, जो उस डाल के साथ उसी समय तो जंगल था, लेकिन ये तो हिमाचल बॉर्डर में है, हिमाचल से अगर कहीं होगा तो पता चलेगा, और हिमाचल पंजाब यूपी के बॉर्डर में है, तो उसी जगह पर जंगल था। तो सबको खत्म करके वो बाहर श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे वाले जो पत्ता था उसको भी ढूंढ के आया, उसको छोड़ना पड़ा श्री कृष्ण जी, और पता चला संस्कृत बहुत भी है, इसके बारे में जानता है उसके बाद, बाकी कहा प्रयोग है हमको इतना नहीं जानता है। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उनको बहुत समझाया, कोशिश किया, नहीं हुआ तो उनसे वो पूछा कि तुम गुरु मानते हैं कि नहीं? जरूर मानता था, जब से मेरा सेंस आया तब से हुआ, आपके दिया हुआ ज्ञान से मैं हुई संसार के बारे में जानने का मौका मिला, मेरा गुरु है तो ठीक है, अगर मैं गुरु दक्षिणा मांगू जरूर ले लेंगे, आप गुरु दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन देखिए मैं ऐसा चीज को मांग सकता है जो आपका गुरु मतलब अपना है, क्या बोलता है, सबसे आपको अच्छा लगने वाला चीज है, ये भी मैं मांग सकता, कोई बात नहीं, गुरु दक्षिणा में मेरा कोई त्रिकोणाली नहीं है, आप मांग सकते हैं, सचमुच मांगो मांगो, तो तुम्हारा सिर दे दो, सिर काट के दे दिया बार-बार। तो ये सारे कहानी के अंदर में असम की एक बेटी है मौलवी, जिसको अहिला भी कहते हैं, जो मूला की बेटी है, जिसको मारकर श्री कृष्ण जी ने मुरारी टाइटल दिया, ये असम का इतिहास है, बाद में दे दिया। श्री कृष्ण जी बहुत एडवांस है, वो तो नीचे वाले गुजरात के थे, और ये बारबारी असुर राक्षस अभी का ट्राइब या पहाड़ी आदमी था, जो सीधा था, जो बोलता है वो कर देता है, इतना चालू नहीं। अरे मेरा सिर को क्यों मांगी भाई, दूसरा मांगो, अगर प्लेन वाले होते और अयोध्या वाले होते, दारगा वाले होते, राजस्थान वाले होते तो बदल देते, अरे भाई इसके बदले में दूसरा मांगो, लेकिन उसको मत मांगो। लेकिन ये हिल्स का आदमी है जो बोला बस कर दिया। श्री कृष्ण भी धोखा खाया, श्री कृष्ण को भी नहीं सोचा था कि बार-बार उसके कहने पर सिर कटेंगे, वो कहा था अपने माँ के जो वचन है इसको टाल देंगे, मतलब कंडीशन में। श्री कृष्ण का ये सोच, बस ये मेरा रिसर्च है, आप लोगों का नहीं, किसी का भी नहीं, मेरा ये रिसर्च है। श्री कृष्ण जैसे लोग जिनको हम आज भगवान मानते हैं, जो इस संसार के बारे में सब ज्ञाता है और इसको बसाने के लिए आदमी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, अवतारित हुआ था, ऐसे लोग एक छोटे बच्चे या बच्चे की जान को ले सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने भी इतना तो आइडिया कर नहीं पाया कि ये ट्राइबल लड़का क्या कर सकता है, तो सोचा था ये ट्राइबल लड़का इसके बाद उसके साथ समझौता करेगा और माता के जो वचन है इसको तोड़ के पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में साथ देंगे। ये था श्री कृष्ण का सोच, मेरे अनुसार, मेरे कैसे 100 साल बाद वही कहेंगे लोग, अगर विश्वास से शुरू करता है, रिसर्च करके लिख देता है ये मेरे रिसर्च है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने जो नहीं समझा था उसको कर दिया बार-बार। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, ट्राइबल के साथ आप अगर कुछ बात करता है तो थोड़ा इस चीज को भी सोचना है, जितना भी लिखे पढ़े ट्राइबल क्यों ना हो, ट्राइबल तो ब्लैक ही ट्राइबल है ना, और जिसको नहीं करना है आज के दिन में, इतना वो गुणी ज्ञानी है लेकिन उसको भी कर देता है।
ये मैदान में प्रोफेसर होने से भी क्या होगा, जाते जाते घर में जाएगा तो वही स्वभाव, झाड़ू लेगा, सफाई करेगा, तेरा वो लाओ, कुछ काटेगा, खाएगा, दूसरे की नहीं है। कोई जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बनो, जब गांव में आया, घर में आया, खाना लगेगा, कहा है ये दिन सही है, उनको ट्रेडिशन है। कितना भी बड़े आदमी क्यों है, क्योंकि वो ट्राइबल है और इसलिए बागवानी भी हुई है, सीधा साधा वो ऐसा हो गया। तो मैं क्यों कहा कि हमारे जो रिसर्च है हिस्ट्री का, महाभारत के एक एक्सिस को क्यों कैसा हुआ था, महाभारत में राक्षस और बाकी के बीच में सिर्फ इसीलिए पहाड़ी इलाका के बारे में किराती, जिनको हम लोग कहते हैं, आप लोग ने कहा इसलिए हम लोग कहते हैं किराती है ये लोग। तो ये किराती सिर्फ जंगल एरिया में, पहाड़ एरिया में रहते थे, उनके साथ ना भाषा की संबंध है, ना क्या संबंध है, ना यहाँ की आचार व्यवहार की संबंध है, कुछ नहीं है। क्योंकि यूपी में जंगल नहीं है, अभी भी नहीं है। अब राजस्थान में जाए अभी भी जंगल नहीं है, अब गुजरात में जाए अभी भी जंगल नहीं है। लेकिन हिमाचल पर्वतमाला के आमने सामने पहले भी जंगल थे और सारे पहाड़ी इलाका तो जंगल थे। तो जंगल में ये लोग रहते थे जिनको राक्षस कहा गया, लेकिन उनका सिर्फ व्यवहार राक्षस है, लेकिन उनका दांत निकला हुआ आदमी नहीं था, सुर तो नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं था। अगर उनका बानासुर क्या है, राक्षस है, लेकिन बानासुर का आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर अभी भी पड़ा हुआ है तेजपुर में, जिनको रिसर्च में आप लोगों के लिए भी जरूर है। उसी समय का जो चीज है, 5 साल और 5000 साल, 6000 साल भी वो अभी भी वैसा ही है। क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है? आज के आईआईटी के प्रोफेसर क्या उसको रिसर्च किया, उनका जो टेक्निकली कुछ चीज आज करेंगे कितना साल रहेंगे, लेकिन हॉलीवुड युद्धों के समय का चीज अभी भी तेजपुर में है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको कहा है, मुझे पता नहीं सही या झूठ है, इसको हिस्ट्री में जाके पूरा देखने से मैं सोचता हूं जरूर इसको हम पता चलेंगे। अब इसी तरह का स्ट्रक्चर है तो उसी समय में वाहन भी थे। हम लोग ऐसे कल्पना करते हैं श्री कृष्ण ने आया, रुक्मिणी को यहां से उठा के कोई ऊपर से ले गया, जमीन से तो जा सकते हैं, उसी समय मोबाइल में तो हो सकते नहीं, तो रुक्मिणी कैसे बता दे दिया श्री कृष्ण को मुझे यहां से लेकर आओ, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अगर शिशुपाल के साथ मुझे जबरदस्त दे देते हैं तब तो मैं नहीं रहूंगा। जैसे आजकल का लड़की है, कहीं पढ़ने गया, किसी को मिल गया, मामी पापा दूसरों को देना चाहता है तो ब्लैकमेल कर देता है कि मैं सुसाइड करूंगा, और लड़का को बोलता सॉरी। श्री कृष्ण के समय में ऐसा एक सिचुएशन था, तो उन्होंने खबर दिया, श्री कृष्ण जी आ गया, ले गया गुजरात के माधवपुर में, लोगों में उन लोगों को दोनों को मिलके उनके बारे में जानकर शादी कर दिया। वहां पर उनकी शादी की तिथि माना जाता है, और वहां के लोग उनके लोगों को था में यही प्रसिद्ध है कि रुक्मिणी आसाम से है, आसाम से ही है, जो माधवपुर है गुजरात का, वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी को शादी करके बाद में भारत चला गया। उषा और अनिरुद्ध के प्रेम का कहानी क्या है, हिस्ट्री में जो लिखता है कि स्वप्न में उषा ने देखा था, चित्र देखा, बहुत अच्छे चित्रांकन करते हैं, तो उन्होंने चित्रांकन करते करते दिखाया। इसके बाद अनिरुद्ध का जब उन्होंने तस्वीर बना तो कहा उषा ने हाँ यही है लड़का, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मेरा विचार है रुक्मिणी का घर आसाम के सोडिया में है, ब्रह्मपुत्र की उस पर। तो जो अनिरुद्ध अपने दादी के वंश परिवार के साथ आता जाता रहता है तेजपुर के जोड़ी, और तेजपुर में वहां पर उषा है, दोनों के साथ ब्रह्मपुत्र के किनारे में नहाने के समय कहीं कुछ करने के समय मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद देखा अच्छा लगा, तो शिक्षिका को कहा बहुत बुद्धिमती थी, आजकल के स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होता है, जो मिनटों में उनके बारे में जानकारी दे देता है अपने दोस्त को। तो चित्रलेखा इसी प्रकार टैलेंट लड़की थे, तो उन्होंने पूछा सोफी ये कौन है? अरे वो कौन मुझे पता नहीं, आज ही देखा है, मैं तुमको कल तक बता दूंगा। चित्रलेखा ने सारा खबर लेकर पता चला ये तो श्री कृष्ण जी का पोता है।
जब पता है वंश परिवार अच्छा है, किसी का परिवार तो प्रेम कर सकता है, वो भी थोड़ा वीकनेस हो गया कुछ साल, उसके बाद धीरे धीरे उनके बीच में रिलेशन आगे जाके उसी समय में एक दिन उषा ने उसका आमंत्रण किया कि इतनी धूप है तुम क्यों जाएंगे सर यहाँ, थोड़ा सा हमारे घर में कुछ खा पी के तुम चले जाना। वहां गया उनके साथ, उनके रूम में बैठा के कुछ खिलाया पिलाया, तो बान राजा ने देख लिया कि गुस्सा हो गए। हम भी आज भी गुस्सा होता है अगर हमारे बेटे के साथ जान पहचान नहीं है, कोई लड़का उधर घूमता है फिरता है घर में आता है तुम नहीं है जितना भी है। तो 5000 साल के पहले वाला पुरुष 1200 का पैसा लगेगा अपने बेटे के रूम के अंदर में अगर किसी लड़का को देखते हैं तो भी ना उसको पकड़ के बांध के पानी इसमें दे दिया। तो ये कहानी में थोड़ा थोड़ा ये सब चीज है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 1200 ने वहां पर श्री कृष्ण जी के साथ लड़ाई किया, लड़ाई के बाद शिव जी को आमंत्रण किया, आमंत्रण के बाद शिव जी और श्री कृष्ण के बीच में लड़ाई हो गया। तो बाद में सबके अनुरोध के कारण स्वयं ब्रह्मा जी तेजपुर आ गए, फिर उनके लड़ाई को रुका। ब्रह्मा जी को देखने के बाद बानासुर ने उनका भय सुना और उन्होंने कहा प्रभु आप स्वयं कहा, अरे साला स्वयं कहा तो तुम्हारे कारण मुझे आना पड़ा। तो मगर अनिरुद्ध को नहीं बांधते, श्री कृष्ण के साथ नहीं लड़ते, लड़ते लड़ते शिव जी को अगर नहीं बुलाते, ये दोनों के बीच में अगर लड़ाई नहीं होता है, यह संसार जो खत्म होने वाला है तुम्हारे कारण, मैं यहाँ आना नहीं पड़ती। जानती हूँ तुमने कितना बड़ा अपराध किया, तो उसको जीवन के बारे में, संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में सब समझा दिया। तो सब ज्ञान पाने के बाद उसी दिन से बानासुर ने अपना राजपाट वंश परिवार सब त्याग करके चला गया। कहा क्या हुआ महाभारत में अभी भी यही बाकी है जिसको वेद व्यास ने व्यक्त नहीं कर पाया कि यह शक्तिशाली बानासुर बाद में कहा अंत हो गई है। और ये तो साधु है, शांत है, तो कौन पहचानेगा। महेंद्र राजा था, अभी लौटे लेके घूमेगा हरिद्वार में, आप कैसे पहुंचेंगे? बाल राजा जी कौन है, किसी को भी पता नहीं चला। तो उसको ढूंढना है हमको, हमें उसको ढूंढना है कि इतना सारा जो लिखा है महाभारत में सबका भी शुरू से अंत है, लेकिन ये आसाम के ये बानासुर का अंत कहा हुआ, ये पेश कहां चला गया? नहीं तो वेदव्यास को इतना सा इंफॉर्मेशन क्यों वो ढूंढ नहीं पाया? जब हिस्ट्री को लिखा, जब इस इपिक्स को लिखा, उसको ढूंढना है। लेकिन यहाँ के जनजाति ट्राइबल्स के जो फोक टेल्स है इस बारे में, तो श्री कृष्ण जी ने जब शिव जी के कारण बानासुर को वध नहीं कर पाया, मार नहीं पाया, गुस्से से पागल हो गया, बाद में वो एकदम ब्रह्मास्त्र तेजपुर में छोड़ दिया। और इस ब्रह्मास्त्र के कारण हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरह हो गया था, इसी तरह तेजपुर का हालत हो गया। सब जल का भस्म हो गया, वहां पर बानासुर भी खत्म हो गया, उनका सारे अट्टालिका भी खत्म हो गया, वहां के सारे आर्किटेक्ट टेक्नोक्रेट जितना भी ब्लूप्रिंट्स है सब है, और लोग उधर खत्म हो गया, फैक्ट्री खत्म। तो हम इसको स्वीकार करें ना? बानासुर साधु बन गए, हम किसको स्वीकार करें? और इसका एविडेंस कोई कोई लोग लिखता है तो बोलता है बहुत जगह में तेजपुर के आमने सामने ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर पत्थर का कोई घर का पिलर वगैरह पाया जाता है। जब हुआ काम का है तो कोई फिसारी वो बनाता है तो वहां पर मिलता है। अगर हम लोग फोकटेल्स को सोचता है कि वहां पर ब्रह्मास्त्र गिरा था श्री कृष्ण जी ने, तो ये सच भी लगता है, इसलिए ये सारा चीजें इधर उधर पड़ा हुआ है, इसको ढूंढना है। ये आप लोगों का काम है, ये स्थिति मैंने मेरा मन में जो है आप लोगों को मैंने दी। तो ये सारे जो हिस्ट्री है, ये पुराना वाला रामायण वाला भी ये सब है, हमारे आसाम के साथ जुड़ी हुई है। जो वशिष्ठ मुनि है, 7 जो सब ऋषि है उनमें से एक है जिनका आश्रम गुवाहाटी में है। वशिष्ठ मुनि का आश्रम, पूरे आश्रम में राम जी भी आए थे। एक है अत्रि मुनि जो 7 सप्त ऋषि थे, वो भी एक हमारे गरम जिला अभी उदालगुरी जिला में वहां पर है। वहां पर जो हजारों साधु संतों को लेके
वहां पर महायज्ञ किए थे। इसका एक तालाब अभी भी है, जिस तालाब में बारिश का पानी भरती नहीं, बाहर से भर्ती होता है, लेकिन वहां पर पानी रहता नहीं। अभी भी पूजा किए जाते हैं। नेपाली की जो राम कथाएं है उसी में उसका जिक्र किया गया है। जब अज्ञातवास में था राम लक्ष्मण सीता, तो वो ये ना हमारी उदारमणि की उस आत्री जो मणि का जो स्टोर है, जिसको अतरीगत कहा जाता है, वहां पर आए थे। बहुत खतरनाक है। अगर हम ओटिंग को ढूंढना है, कोई ना कोई तो लिख के गया है। तो ब्रिटिश के हचन सापोय बहुत लिख के गया है, उनमें भी और बहुत सारी चीजें हमको जानकारी मिलना चाहिए, हम जिसको नहीं जानते। अभी बोडो लोग भी उनको पता नहीं था बोडो की भाषा कितना रिच है, लेकिन सिडनी एंजल साहब ने यहाँ के बोडो सीखा। सबसे पहले बोडो लोगों को था और बोडो लोकगीत को उन्होंने लिखा। तो बोडो के लिटरेचर का फाउंडर है, फादर है सिडनी एंजल साहब। उन्होंने जो असम में फॉर्मल एजुकेशन का स्टार्ट कर दिया था। तो ये ब्रिटिश थे, ये तो सब जिक्र नहीं कर पाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनसे हम सोर्स मिलेंगे, बहुत बातें को हम जानकारी मिलेंगे। ये सब तो करना है मॉडर्न असम का। बाकी तो इसमें कसारी है, आहम है, कोज है, इसका तोड़ है नॉर्थ ईस्ट में। बाकी हिल्स एरिया का इसमें तो कोई जिक्र करता ही नहीं। हम लोग जो हिस्ट्री लिखता है, हम नागा की हिस्ट्री नहीं लिखता है। हम अरुणाचल के बहुत सारे कम्युनिटीज है जिनका भी सिस्टम थे, उनका भी कोई ना कोई ऐसे एक समय में कुछ सिस्टम था, उनका भी राजा जैसा लोग नियंत्रण कर रहा था। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, तो इसको भी हम लाना चाहिए। मेघालय खासी दारिद्र्य, गारो लोगों का क्या है, मिजोरम में क्या है, मणिपुर, नागालैंड, वहां पर सब क्या है, सिक्किम अभी जुड़ गया नॉर्थ ईस्ट। आप लोगों के इसी में भी सिक्किम जुड़ा हुआ है, जो सिक्किम खुद एक इंडिपेंडेंस है। जैसे भारत को एक भौगोलिक मैप है और यहाँ की समाज व्यवस्था एक दूसरे के साथ रिलेटेड संबंध है, लेकिन सब चीज को अभी अनुसंधान करना है, कहा क्या है। तो ब्रिटिश आने के बाद हम लोगों को यूनाइट कर दिया। हम ब्रिटिश को गुस्सा होता है, लेकिन थैंक्स टू ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश नहीं होता आज यहाँ पर हम एक साथ नहीं होते सारे भारत। ब्रिटिश ने हमको इकट्ठा कर दिया, एक एजेंसी सिस्टम में ला दिया, और इसी कारण हम भारतीय हिसाब से, भारत के हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग हो गया, लेकिन आपकी हिस्ट्री, ये सोसाइटी आज एक है सिस्टम के कारण नॉर्थ ईस्ट। तो इससे बहुत चीजें हैं मॉडर्न आसाम का। ब्रिटिश के समय से अभी आसाम का जो इतिहास देखते हैं, हम क्यों सिर्फ 100 साल पहले वाला हिस्ट्री को ढूंढते रहो और इसके बारे में हम क्यों चर्चा करते रहो। हम मॉडर्न अभी तो चल रहा है। अगर हम अभी ही नहीं लिखेंगे तो आने वाले 50 साल में किसको पता होगा कि ये 100 साल में असम में क्या हुआ था, मेघालय में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था। अभी तो राजा महाराजा नहीं है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए यहां पर जो कार्य प्रणाली हो रहा है, इसके बाद जो इसका भी रिवार्ड हो गए, कुछ घटना घटे, कुछ बदले, कुछ बुरा हुआ, किसी का ध्वंस हुआ, किसी का अपलिफ्टमेंट हुआ, इसके बारे में भी हमको लिखना है, जिसको 50 साल बाद नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होगी। अभी आसाम की हिस्ट्री में, आसाम हम लोग सब आसाम है पहले, मैंने पासपोर्ट राज्य, लेकिन ये आसाम में एक समय ब्रिटिश की समय, आसाम के इंटरेस्ट में, आसाम के स्वार्थ में ब्रिटिश जमाने में किसने स्टैंड किया? रघुनाथ गौरव जो कोकराझार से है, आप लोग हो सके तो एक बार जा सकते हैं उनके पुराना घर में। और एक भीमदेवड़ी, उन लोगों ने नेतृत्व दिया था, ट्राइबल लीग बनाया था, और ब्रिटिश के समय में ही यहाँ का जमीन पड़ी यहाँ के इंडिजिनस लोगों के लिए। आज के ट्राइबल बोलते हैं नॉर्थ ट्राइबल। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में उन लोगों ने ब्रिटिश को ये बार बार प्रेशराइज किया था कि हमारी जमीन बाड़ी का प्रोटेक्शन होना चाहिए, बाहर के लोग यहाँ आके ऐसे अधिकार मिलना नहीं चाहिए। उन लोगों ने लड़ा किया। इसके बाद ब्रिटिश ने जब सिस्टम बनाए, तो फर्स्ट विधानसभा जब हुई तो ट्राइबल लीग
और मुस्लिम लीग दोनों ये भरकर सरकार बनाएंगे। बाद में सारे बांग्लादेश से ज्यादा लोग यहां आने लगे, तो उन लोगों ने इसके लिए एक प्रोटेक्शन शाह इनर लाइन पास के लिए भी डिमांड किया, लेकिन मुस्लिम लीग इसको नहीं छुड़ा। मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री जी ने इसको नहीं माने, तो वो लोग मुस्लिम लीग को छोड़ के कांग्रेस सपोर्ट कर दिया, जिससे लोकप्रिय गोविंद बोरदोले जी के नेतृत्व में कांग्रेस का सरकार हुआ 1938 में। ये सरकार होने के बाद गोपीनाथ बोरदोले नेशनल लीडर, नेशनल थिंकिंग और कांग्रेस का था, तो इसे आसाम से कोई लेना देना नहीं था, नॉर्थ से कोई लेना नहीं था। वो सर्वभारतीय देश रहेगा तो हम रहेगा, लेकिन हमारा रीजनल फर्स्ट लीडर है रुद्रनाथ ब्रह्म और ये भीमो देवी, उनका था हम रहेगा तो भी तो ना देश रहेगा। बाद में गोपीनाथ बोरदोले जी ने उन लोगों के साथ समझौता किया। इसके बाद उनके कहने पर असम में ट्राइबल बैलेंस ब्लॉक का गठन किया। असम में कार्बी आंगलोंग, एनसीएस, मेघालय के बाकी इलाकाओं को 6 शेड्यूल के प्रोविजन में लाया गया। ये सारे इसका काम करने वाला ये रुद्रनाथ ब्रह्म और भीमो देवी है, लेकिन हम लोग सिर्फ गोपीनाथ बोरदोले का नाम लेते हैं। उनके समय में ये हुआ, उनके समय में ये हो किया, उनके बिहाइंड में मूल व्यक्ति और मूल मुद्दा कहां से आया उसको हम जिक्र नहीं करता है। तो ये कैसे असम स्त्री हो सकता है अब तक अंडर 50 इयर्स, 100 साल के बाद ये सही कैसे हो सकता है, जहां पर इस इतिहास के मुख्य भूमिका लेने वाले लोगों को हम रिकॉर्ड में ही नहीं रखेंगे, तो हम कैसे पता चलेंगे कि कैसा हालत है। तो इसके आते आते यहां पर आज बोरदोले नाम लोगों ने बहुत बड़ा संग्राम हो गया। संग्राम मतलब इसका नाम ही लेना नहीं चाहता है, सब दौड़ता है। इसका बिहार का रीजन क्या था, आज भी अच्छी तरह किसी ने भी रिसर्च नहीं किया, अपने मन से बातें लिख लिख के बोडो मूवमेंट का हिस्ट्री बना रहा है। लेकिन यहां सीखने वाला भी कुछ चीज है, और यहां कुछ चीजों से दूर रहना भी जरूरी है, कुछ चीजों को अपना लेना भी जरूरी है। ऐसे बहुत बातें हैं। एक समय में बदौले को, बोडो लोगों को ऐसा सोचा गया था मेरा टेररिस्ट, और टेररिस्ट है, टेररिस्ट करना है उनका काम है, छोड़ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेंट्रल में भी इस बारे में बात करता है, लेकिन वही है सभी का, बॉर्डर के साथ कितना समझौता करेंगे, आज करेंगे कल फिर से आंदोलन करेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसे उग गया था लोग, ये बोरो के साथ कोई फायदा नहीं, आज कुछ देगा कल दूसरा मांगेगा। सही ये समस्या को समझने भी कोशिश नहीं किया, समाधान के लिए भी कुछ नहीं सोचा। समस्या कुछ भी नहीं था, छोटा सा यहाँ का लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस आने के बाद सरकार बन गया, इसमें कोई नियम नीति बन गया, लेकिन ट्रेडिशनली जो ट्राइबल जो कैरेक्टर है, हम लोग जिसको स्पॉन्सर करता है, अपने तरीका से जीने वाला लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। इसके बाद अपनी स्टाइल में जीने के लिए रास्ता ढूंढा, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून अलाउ नहीं करता है। इसके बावजूद भी कुछ ऐसा चीजें मांगे तो हमको ये दो तो हम समझ सकता है, नहीं किया। बाद में सोच लिया, अरे भाई किसी के साथ रहने में कोई फायदा नहीं, हम अपने आप खड़े होगा। ये असम सरकार भी हमको कुछ नहीं देगा, भारत को यहां तक देखता नहीं, तो हमको भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए। कम से कम हमारे बारे में हम लोग विचार करके यहां जिस योजना की जरूरी है हम खुद इसको तय करेंगे और यहाँ के लिए काम करेंगे। शुरू हो गया, फिर डोमिनेशन हो गया गवर्नमेंट को, भागते भीगते हैं, सर हमको मारता है तो हम भी मारता है, आर्म्स आ गया, ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। बाद में धीरे धीरे इस माहौल में, लेकिन कब बदले ये सोच, सेंट्रल का सोच कब बदले, भारत के नेता लोगों का सोच कब बदले, जब कारगिल में लड़ाई हुआ 1990 कारगिल का युद्ध, तब बोडो लिबरेशन पाया। आज हंगामा मोइनरी जी वो सीट बन रहा है बोडो का,
नेतृत्व में बोडो लिबरेशन टाइगर है आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन सशस्त्र संग्रामी ये बीएलटी ने कारगिल युद्धों में एक स्टेटमेंट दे दिया, हमारे सारे आंदोलन की गतिविधि हम बंद कर दिया। अभी देश संकट में है, कारगिल का युद्ध हो रहा है, पहले देश का रक्षा होना चाहिए, इसके बाद हमारा समस्या के बाद आ जाएगा। इसलिए कोई मिलिट्री पुलिस हमारे लिए यहाँ पर बिजी होना नहीं चाहिए, सब कारगिल की तरफ होना चाहिए। इसलिए हम आंदोलन को किया और हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और देश के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सारे जो सशस्त्र संग्रामी हैं हम सब लोग कारगिल जाएंगे अगर जरूरत पड़े। ये स्टेटमेंट दे दिया, सारा नेशनल लीडर को हिला दिया। अरे ये लोग तो तेलुगु से जब देश के संकट में आ गए, कैसे उनके विचार आ गया कि देश संकट में है, पहले देश को